हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा लाए जा रहे ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आपके मददगार साबित हो रहे होंगे और आप जो तैयारी दिन रात कर रहे होंगे, उन तैयारियों को जांचने का एक अच्छा माध्यम हमारा यह प्रश्नों का सीरीज हो रहा होगा। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो साथियों, हम ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा तक आपका साथ यूं ही निभाते रहेंगे और आपके सफलता में अपना एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न पर, जो कि रहा आप सभी के बीच। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किस पोर्टल पर पंचायतें अपनी वार्षिक कार्य योजना को अपलोड करती हैं। हमारा ऑप्शन ए है पंचायत गेटवे पोर्टल, ऑप्शन बी है ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑप्शन सी है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ऑप्शन डी है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। साथियों, इसका सही उत्तर रहने वाला है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर आप लोगों को मालूम होगा। आशा करता हूं कि आप में से कई लोगों को इसके उत्तर पता होंगे। साथियों, इसका सही उत्तर होने वाला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। साथियों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक एकीकृत सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने डेवलप किया है, ताकि इस पोर्टल पर जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो, ये सभी पंचायतें अपने वार्षिक कार्य योजना को यहाँ पर अपलोड करती हैं। साथ ही साथ साथियों, जो केंद्र वित्त आयोग और जो राज्य वित्त आयोग इनको अनुदान देता है, उन अनुदान को भी इसी सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाता है। यानी कि खाते में पंचायतों के कितने पैसे हैं और उन धनराशि में कितना व्यय हुआ है और किस परिप्रेक्ष्य में वह व्यय हुआ है, कितनी धनराशि अभी शेष है, इन सभी की जानकारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मिलती है साथियों। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा एकीकृत सॉफ्टवेयर है जो पूरी पंचायत को अपने में समाहित किए हुए है। भारत सरकार की जो ई स्वशासन की, ई स्वराज की जो मंशा है, उसको जो पूरा करने का प्रयास कर रहा है, वह ई ग्राम स्वराज पोर्टल ही कर रहा है साथियों। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के आने से भ्रष्टाचार पर काफी कुछ हद तक लगाम लग रहा है। इससे कितने पहलू होते हैं, इन सभी बातों पर हम एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट चर्चा जल्द ही कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जहां तक संभव हो 1000 की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसा किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है। साथियों, आपको बताना है कि यह जहां जिस गांव की आबादी 1000 हो, उस गांव को या गांव के समूह को राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह उसे पंचायत क्षेत्र घोषित कर दे। यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है या प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए है धारा 11 चा के तहत, ऑप्शन बी है धारा 19 के तहत, ऑप्शन सी है धारा 12 के तहत, ऑप्शन डी है धारा 21 के तहत। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 आया था, उसकी धारा जो 11 चा है, उसके तहत ही इस चीज को प्रावधान किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर रहने वाला है साथियों, वह है धारा 11 चा। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके यह बताइए कि जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 है, उनमें कितनी धाराएं हैं। और साथियों साथ आप यह भी बताइए कि जो 1947 का अधिनियम है, वह गजट के रूप में किस तारीख को प्रकाशित हुआ था। आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो आप हमारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे साथियों। अगर आपको नहीं आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस पुराने वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रहा कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी प्रारंभ किया गया। साथियों, जीपीडीपी हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग है और वहीं से यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी है 2016,
ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2011। तो साथियों, इसके सही उत्तर पर चले उससे पहले हम आपको जीपीडीपी योजना के बारे में बता देते हैं। साथियों, भारत सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो साथियों, उन्हीं की मंशा को भारत सरकार ने अपनाते हुए कहा कि अब पंचायतें अपनी विकास की योजनाएं खुद ही बनाएं। यानी कि जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, अब वह किसी जिले में, किसी राज्य में या किसी देश में, मतलब दिल्ली में, लखनऊ में या किसी विशेष जिले में बैठकर नहीं बनेगी, बल्कि अब वह विकास योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों में बनेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 2015 में, किस वर्ष साथियों, 2015 में जीपीडीपी योजना यानी ग्राम पंचायत विकास योजना प्रारंभ किया था। साथियों, अब आपको ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में बता देते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत बैठकों के माध्यम से यह योजना बनाती है। साथियों, कब से कब तक? 2 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 2023 की बात करें तो 2 अक्टूबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने यहाँ जीपीडीपी का निर्माण करेंगी। और उन जीपीडीपी को निर्माण करने के पश्चात वहां की संबंधित ग्राम सभा उस जीपीडीपी योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करती है। उसके बाद यह जीपीडीपी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होने के लिए चला जाता है। साथियों, जीपीडीपी योजना के निर्माण की जो चरण हैं वो 5 चरण होते हैं। आइए जानते हैं कि वो 5 चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण है वातावरण का निर्माण करना, और दूसरा चरण है पारिस्थितिकी विश्लेषण, तीसरा चरण है आवश्यकता या समस्याओं की पहचान करना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, और चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण करना, और पांचवा है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। तो साथियों, ये 5 चरण हैं। हम इन पांचों चरण के बारे में डिटेल से इनकी व्याख्या के सहित आपके साथ जल्द ही करने वाले हैं। साथियों, आपको ये 5 चरण पता चल गया होगा और जीपीडीपी कैसे बनती है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु प्रति अंत्येष्टि स्थल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 24.36 लाख रुपए, ऑप्शन बी 18.03 लाख रुपए, ऑप्शन सी 17.46 लाख रुपए और ऑप्शन डी 1.20 लाख रुपए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस को अगर ध्यान से हम गौर करेंगे तो साथियों, सबसे पहले हम अंत्योष्टि स्थल के निर्माण की बात कर लें तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की का यह एक प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंत्योष्ठि स्थल जरूर हो, जहां पर प्रत्येक नागरिकों का, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको सम्मानजनक तरीके से उनका दाह संस्कार किया जा सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योष्ठि स्थल निर्माण के लिए प्रति अंत्योष्ठि स्थल के लिए 24.36 लाख रुपए का निर्धारण किया है। कितना साथियों? 24.36 लाख रुपए का निर्माण किया है। अन्य ऑप्शनों पे अगर नजर डालते हैं तो 17.46 लाख रुपए का जो बजट आता है वह आता है भवन निर्माण के लिए। किसके लिए आता है साथियों? भवन निर्माण, पंचायती भवन, ग्राम पंचायत सचिवालय का जो भवन है उसके निर्माण के लिए 17.46 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वह भी कहाँ? भूकंप रहित क्षेत्रों में, जहां भूकंप नहीं आते हैं वहां पर 17.46 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथियों, भूकंप रोधी मकान बनाने, भूकंप रोधी ग्राम सचिवालय बनाने के लिए 18.03 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन डी को देखते हैं तो 1.20 लाख रुपए। आप बताइए किस आवास योजना के तहत वर्तमान समय में 1.20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है? आशा करता हूं कि इसको तो आप जान रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वो 1.20 लाख रुपए किस आवास योजना के तहत सरकार आम नागरिकों को प्रदान कर रही है। तो ठीक सही है, इसका सही उत्तर होगा 24.36 लाख। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। साथियों आइए हम पहले प्रत्येक अनुच्छेद को देख लेते हैं, उसके बाद इसके सही प्रश्न को हम जानेंगे। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में तत्काल उत्तर बता दीजिए साथियों। और उत्तर कैसे देना है आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर फला, जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से एक ऑप्शन आप चुनिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं साथियों। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात करता है और यह केंद्रीय वित्त आयोग गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 280 कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 आई। तो 243 आई से ही आप समझ गए होंगे इनकम, आई से ही समझ गए होंगे इनकम, यानी कि 243 आई इसका सही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि 243 आई में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग हो, यह अनुच्छेद 243 आई कहता है। और इसका सारा ट्रिक है याद करने का, आई मीन्स इनकम, तो इनकम का बात हो गया तो वहां पैसे की बात हो गई, पैसे की बात हो गई तो राज्य वित्त आयोग आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है 243 आई। अगला उत्तर है अनुच्छेद 200, अगला जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 डी। तो अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण दिए जाने का एवं SC/ST को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कहा गया है कि वह संबंधित राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह अपने यहाँ जैसा और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहे उसका कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। ठीक है साथियों, अब ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाओं के बारे में बताए गए हैं, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम पंचायत की परिभाषा, राज्य वित्त आयोग की परिभाषा, विभिन्न परिभाषाओं का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है 243 आई, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 243 आई में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की अवधि क्या है। तो साथियों 243 नहीं सॉरी स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की अवधि है, तो हमारा ऑप्शन ए है 2020-21 से 2024-25, हमारा ऑप्शन बी है 2019-20 से 2025-26, हमारा ऑप्शन सी है 2018-19 से 2023-24, हमारा ऑप्शन डी है 2017-18 से 2022-23। तो साथियों हम अपने सही उत्तर पर चलें उससे पहले हम ये जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण के लक्ष्यों के बारे में, या क्या इसका क्या उद्देश्य रहा है और यह किन प्रावधानों को लेकर के लॉन्च किया गया था। तो साथियों जब पहला चरण आया था स्वच्छ भारत मिशन का, तो वहां पर शौचालय प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नागरिक के पास, प्रत्येक परिवार के पास एक खुद का निजी शौचालय होना चाहिए। अगर निजी शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक शौचालय होना ही चाहिए। तो इन बातों को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण लॉन्च किया गया था, जिसे हम ODF के नाम से जानते हैं। ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्ति का लक्ष्य लेकर स्वच्छ भारत मिशन पहला का चरण लागू हुआ था, जो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए लागू किया गया था साथियों। फिर 2 अक्टूबर 2019 को जैसे पहला चरण पूरा होता है, भारत सरकार ने 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया। उसके क्या क्या उद्देश्य होने वाले हैं द्वितीय चरण के। तो पहला उद्देश्य है कि ग्रामों का ODF की स्थिति बनाए रखना। ODF यानी खुले में शौच मुक्ति यानी ओपन डेफिकेशन फ्री की स्थिति जो पहले चरण में प्राप्त कर ली गई है उसको बनाए रखना। साथियों आपको एक खुशखबरी और बता देता हूं कि भारत सरकार का भारत देश के 75% गांव, भारत सरकार के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ODF फ्री, ODF जो गांव हैं, ODF गांव हैं यानी खुले में शौच मुक्त गांव हैं, उनकी संख्या वर्तमान समय में पूरे देश में 75% हो गई है। कितनी हो गई साथियों?
75% हो गई है। ठीक है, तो अब हमारा इसका जो पहला उद्देश्य था गांव की ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना। दूसरा साथियों जो बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि गांव में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना। यानी साथियों, गांव में जो कूड़ा कचरा निकल रहा है जिसे हम अपशिष्ट बोलते हैं, उन अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए, यानी गीला कचरा एक तरफ, सूखा कचरा एक तरफ, इन कचड़ों के प्रबंधन के लिए, इन अपशिष्टों के प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देना और कचरे के प्रबंधन पर काम करना पंचायतों के लिए यह द्वितीय चरण का लक्ष्य रहा है। ठीक है साथियों, और जो गांव ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, उन गांव को ओडीएफ प्लस बनाना। ठीक है साथियों, और पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर और स्थायी बनाना इनके लक्ष्य रहे हैं। तो साथियों इसकी जो द्वितीय चरण की जो अवधि रहने वाली है, वह अवधि है 2020-21 से 2024-25 तक। कब रहने वाली है? 2020-21 से 2024-25 तक। याद रखिएगा, 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण का कार्यकाल है साथियों। तो आशा करता हूं कि इन सारे पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न कार्यों के साथ साथ जन सामान्य को मूलभूत सेवाएं प्रदान कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन ए हैं 243 बी, ऑप्शन बी है 243 ए, ऑप्शन सी है 243 जी, ऑप्शन डी है 243 एच। इसके सही उत्तर पर पहुंचे उससे पहले हम चारों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 243 बी, यह संविधान में बतलाता है पंचायतों के गठन के बारे में। पंचायतों का गठन कैसा हो और ग्राम सभा की क्या स्थिति है, ग्राम सभा के गठनों के, पंचायतों के गठनों को, उनकी संरचना कैसी हो, इन सारी बात को 243 बी बतलाता है। ठीक है साथियों, और जो 243 ए है वह ग्राम सभा की परिभाषा को बताता है। 243 से ग्राम सभा की परिभाषा को बताता है। 243 बी ग्राम पंचायत के गठन को बताता है। 243 ए ग्राम सभा के गठन को बतलाता है। 243 बी ग्राम पंचायत के गठन को बतलाता है। आप इन दोनों चीजों को बखूबी समझ गए होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर आप लोगों को बतलाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारा अगला है 243 जी। तो इसका सही उत्तर होने वाला 243 जी, क्योंकि अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पंचायतों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दे, उनको अधिकार दे। इन सारी चीजों को जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। हमारा अगला है ऑप्शन डी 243 एच। तो 243 एच में पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी विधियों के बारे में बताया गया है। यानी ग्राम निधि के बारे में और कर आरोपित करने की जो पंचायतों की शक्तियां हैं उसका वर्णन है अनुच्छेद 243 एच में। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है अनुच्छेद 243 जी, जिसमें पंचायतों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। आशा करता हूं कि आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस याद हो गए होंगे मेरे साथ ही यहीं पे। अब आपको कॉपी पेन से केवल रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। आपके दिमाग में ये चारों ऑप्शन छप गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, इसका ऑप्शन इधर हो गए होंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे 10 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1952, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1997। तो साथियों, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को दस्तखत कर दिया था।
हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए थे साथियों? 7 दिसंबर 1947 को। और गजट के रूप में वह 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हो गया था। साथियों, इसी के साथ पंचायत राज अधिनियम अपने उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था, परंतु पंचायतों ने सुचारू रूप से जो काम करना प्रारंभ किया वह किया 15 अगस्त 1949 को। तो अगर कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थापना कब हुई, तो उसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1949। और अगर यह आता है प्रश्न कि पंचायतों ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, तो भी इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1949। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत विकास योजना को पूर्ण रूप से स्वीकृति देता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत सचिव, ऑप्शन डी ग्राम प्रधान। साथियों, इसका उत्तर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी हम जीपीडीपी कब प्रारंभ हुआ, 2015 में प्रारंभ हुआ, इस बात पे चर्चा कर रहे थे। तो हम आपको बताए थे कि जीपीडीपी कैसे बनता है और उसे अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है। साथियों, आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तब तक सही उत्तर, इसका सही उत्तर होने वाला है ग्राम सभा। कौन स्वीकृति देने वाला है साथियों? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है साथियों। आपको बता चुका हूं पहले पिछले के वीडियो में कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का समूह होता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य ही केवल ग्राम पंचायत में होते हैं। जबकि ग्राम सभा में कौन होता है साथियों? तो ग्राम सभा में उस ग्राम सभा की जो मतदाता सूची है उनमें पंजीकृत जितने भी नागरिक हैं वह सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उन्हीं की बैठकों में जीपीडीपी को पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है साथियों, तो आपको यह बात पता चल गई होगी कि जीपीडीपी को पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा देती है। ठीक है साथियों, तो जीपीडीपी 2015 में लागू हुआ था। इसके 5 चरण होते हैं और इसे अंतिम रूप से ग्राम सभा स्वीकृति देती है। उसके बाद यह ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। उसी अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार हमें ग्राम पंचायतों को फंड देती है, अनुदान देती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 17 सितंबर 2022, ऑप्शन बी 17 सितंबर 2023, ऑप्शन सी 15 सितंबर 2022, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2023। साथियों, इसका सही उत्तर रहने वाला है 17 सितंबर 2023। कब रहने वाला है? 17 सितंबर 2023। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है। तो अपने जन्म दिवस के मौके पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने और साथ ही साथ एक बात और रोचक बात है कि इस दिन 17 सितंबर को ही हम विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोहार, सोनार, कर्मकार, बढ़ई जैसे असंगठित क्षेत्रों के जितने भी कारीगर हैं, जिनके पास कुछ हुनर है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है साथियों। साथ ही साथ जितने भी लोहार हुए, बढ़ई हुए, सुनार हुए या मोची हुए, इन सबको मतलब सिलाई बुनाई दर्जी हुए, इन सबको जो इनके इक्विपमेंट होते हैं, इनके संसाधन होते हैं, वह भी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत किया गया है साथियों। तो आशा करता हूं कि आपको इस योजना के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। 27 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। साथियों, इन 10 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नन्ही नन्ही कदमों से, एक छोटे छोटे प्रयास से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे 10 के 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके हमारा हौसला
बढ़ा दीजिए। तो मिलते हैं फिर कल एक नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।